हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि कह रहा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद कर देता है। मदद होगा यहाँ पे। ये कथन क्या दर्शाता है। कह रहा है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है या भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। देखो संज्ञान का मैंने एक क्वेश्चन लिया था आप लोगों से। तो ये पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन ये क्या दर्शाता क्या है। क्वेश्चन क्या दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ये क्वेश्चन हमारा जो है किससे संबंधित है, लेव वाइगोस्की से संबंधित है। ठीक है, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार उन्होंने भाषा को पहले माना है और विचारों को बाद में माना है ना। यानी कि भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्य को संशोधित करते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया है। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है ना। यानी कि पियाजे ने क्या कहा है कि विकास पहले विचार पहले हैं, और इन्होंने क्या कहा है कि भाषा पहले है। यानी कि भाषा संज्ञान को क्या करती है, सुशासित करती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और जेंडर से संबंधित एक सवाल है। मैं देखो कई बार बता चुका हूँ कि जेंडर का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ये समझो कि सीटेट का पूरा पेपर आपका आउट है। तो जेंडर से संबंधित आपको देखना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार सुन लीजिए आप अच्छे से। जेंडर क्या है, यानी कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा प्राप्त होती है। ये कोई आनुवांशिकता या वातावरण द्वारा नहीं होती है, ये समाज द्वारा होती है, ना ही पैदाइशी होती है ये, है ना। ये माना जाता है कि घर के सभी कार्य महिलाएं करती हैं। इसमें माना क्या जाता है, रूढ़िवादी जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो होती क्या समाज के द्वारा। मतलब वो कहते हैं कि लड़कियाँ साइंस नहीं ले सकती, आर्ट लेंगी। लड़के क्या लेंगे, साइंस आर्ट लेंगे। लड़के क्या होंगे, प्लेन उड़ाएंगे। लड़कियाँ क्या होंगी, प्लेन नहीं उड़ा सकती। घर का काम लड़कियाँ करेंगी, बाहर का काम लड़के करेंगे। तो ये सब किस में आ जाती हैं, ये सब जेंडर की रूढ़िवादिता धारणाएं हैं। ठीक है, तो हमें इन सब से बचना है। कह रहा है कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त की जाती है ना। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये समाज द्वारा क्या करती, प्राप्त करी जाती है। अब ये देखो क्या कर रहा है, गर्भधारणा के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक जन्मजात गुण है, ऐसा भी नहीं है। सामाजिकरण की संस्थाओं प्रभावित नहीं करती है, तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, प्रभावित करती है। यानी कि 12 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन कैसा है। कह रहा है कि अगर एक कक्षा ऐसी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा है, तो ये तो अच्छी बात है, यानी कि समावेशी कक्षा है ना। कह रहा है तो इससे सभी छात्रों के सीखने के अनुभव में समृद्ध होते हैं। ये कथन कैसा है, ये कथन तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना, आप लोगों के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी सही होना चाहिए। तो यानी कि जो सही है वो तो हमारा ऑप्शन होगा। यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये और ये नहीं हो सकता है। अब पढ़ लीजिए। कह रहा है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। कह रहा है सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। देखो ये सही है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने ग्रुप में अपने हम वयस्कों के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से कौशल सीखते हैं। क्यों, क्योंकि कोई किसी संस्कृति से आता है, कोई किसी संस्कृति से आता है, तब इसलिए क्या होता है, एक दूसरे से साधन के रूप में सब कुछ सीख लिया जाता है। यानी कि 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिगम के मूल्य, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग लग रहा है, यहाँ पे होगा आपका अधिगम के लिए होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। कह रहा है संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। देखो अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए, ना ही मानदंड होना चाहिए। एक मानक बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी कि वो संदर्भित होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति, नहीं होगा युक्ति, ठीक है, विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच
को बढ़ावा देती है। ठीक है, देखो सृजनात्मक सोच को बढ़ावा कब देगी, जब आप छात्रों को ऐसी चुनौतियाँ देंगे जिससे कि क्या होगा, छात्रों में ऐसे चुनौतियाँ दीजिए जिससे कि सोच को बढ़ावा मिले, नया कुछ सोचोगे, मतलब जिसके लिए नवाचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक सोच किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान नवीन ढंग से निकालने, किसी विशिष्ट में कुछ नया रचने, है ना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सृजनात्मक सोच में आ जाती हैं। ठीक, अब हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। कहता है कि बड़े बड़े गद्य कंटेस्ट, मतलब जो बड़े बड़े गद्य होते हैं उसे याद कर लो। मैंने बताया था याद करना आपके लिए सीटेट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप ऑप्शन काट दीजिए। कह रहे हैं किसी समस्या के दर्शाने के अभिसारी, अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मक है ना, तो अपसारी होगा ना, एक से अधिक उत्तर के लिए। कह रहा है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो, है ना। बच्चा क्या करे, नया कुछ सोचे, नया कुछ करे, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों, यानी कि जो बच्चे वंचित वर्ग से आए हैं, विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या ज़रूरी है। कह रहे हैं जो बच्चे वंचित वर्ग से आए हैं, परिवार से आए हैं, उनके लिए अगर आप टीचर हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी है। कह रहे हैं अन्वय पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन या आगमय दुर्गम इमारती संरचना। देखो अन्वय पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा या अन्वय, ये सब गलत है भाई। उचित समायोजन होना चाहिए जिससे कि वो जहाँ से आया है बच्चा, वहाँ है ना, अगर बहुत ही पिछड़े वर्ग से आया है तो उसके लिए ऐसा उचित माहौल बनाएं जिससे कि वो उसमें आके क्या हो जाए, समायोजन हो जाए। क्या हो जाए, उसका समायोजन हो जाए, है ना। यानी कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु समायोजन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उचित समायोजन एक ऐसा विचार है जो समानता को बढ़ावा देता है तथा वंचित वर्ग के वयस्कों को समान अधिकार देता है ना। समान अधिकार दोगे तभी तो बच्चा ठीक लगेगा, है ना, उसमें समायोजित होने की वो भी कोशिश करेगा, वरना पीछे अपने आप को क्या होगा, पीछे होने लगेगा। उन्हें क्या करें, अधिकार प्रदान करने को सक्षम बनाता है, उन्हें अधिकार देंगे और वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में भेदभाव को रोका भी जा सकता है ऐसे करके। ठीक है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहता है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। ठीक है, तो समता, समानता, अलगाव, पक्षपात। तो समता के सिद्धांत के समावेशन की जो विचारधारा है वो समता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा का मुख्य गुण है ना। यानी कि जहाँ सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और समान अवसर प्रदान किया जाता है, वही समावेशन होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए 17 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अवदान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। कह रहा है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान होना, या आकुल होना। यानी कि वो पूछ रहा है कि जो अवदान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में जो साधारणतया आकुल होने की क्या होती है, अभिलक्षण पाए जाते हैं। किसमें? आकुल होने के अवसर। आकुल क्या होता है? तो बेटा आकुल का जो अर्थ होता है वो होता है कि स्थिर न रहते हुए चंचलतापूर्ण काम करें, है ना, यह चंचल चित्र वाला हो। कहने का मतलब ये है जो अवदान नियंत्रण विकार जो होता है वो जो बच्चा होता है हर टाइम किसी ना किसी में उंगली करता ही रहता है, मतलब वो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठता है। यानी कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, पड़ोसी वाला काम कर रहा है तो उसमें उंगली करता रहेगा, उसे पढ़ने नहीं देगा। अगर उसके हाथ में कोई बोतल है तो बोतल को हिलाता धुलाता रहेगा। अगर उसके हाथ में कोई भी चीज़ है तो उससे वो शैतानी करता रहेगा। यानी कि अवदान न्यूनता विकार ये कहता है कि वो आकुल होता है। यानी कि आकुल का मतलब होता है बेचैन, ऐसा समझ लो आप। यानी कि अगर कोई भी चीज़ हाथ में है तो वो क्या करेगा, उससे कभी उलाएगा, पड़ोस वाले को चुंगली करेगा, चोटी काटेगा, मतलब कुछ भी करता रहेगा। इसे बोलते हैं अवदान न्यूनता विकार। ठीक है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और सृजनात्मकता से संबंधित है। कई बार मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन ले चुका हूँ। कहता है कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो मैं बता चुका हूँ सृजनात्मकता तब आती है जब नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, है ना। ऐसे विचार बच्चों में मौलिकता के तत्व पाए जाते हैं
और क्या होता है स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्र निर्णय क्षमता, मतलब वो अपना फैसला आराम से खुद से ले सकते हैं, समस्या का नवीन ढंग प्राप्त कर सकते हैं वो, है ना, नए तरीके से समाधान, स्वायत्ता आदि गुण पाए जाते हैं इन लोगों में। और क्या होता है जैसे कि रचनात्मक छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की इनमें क्षमता होती है ना। और क्या होता है छात्रों में कुछ बनने या उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। कहता है कि वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। ये तो नहीं होगा भाई, सृजनात्मकता विद्यार्थी है ना, मंदबुद्धि थोड़ी ना है। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, हो सकता है। कह रहा है कि वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े कैसे होंगे, मंदबुद्धि थोड़ी ना जो पिछड़े होंगे, है ना, संज्ञानात्मक है और आगे होंगे। उन्हें विषय वस्तु को समझाने में काफ़ी मेहनत नहीं लगती है, उन्हें तो केवल आधा काम तो वो अपना खुद भी कर लेते हैं, यानी कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। आपको ऑप्शन मेरी व्याख्या से ही मिल गया होगा, 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए आज के सेशन का। देखो स्वालीनता का बारे में पहले भी बता चुका हूँ, है ना, क्या होती है स्वालीनता। स्वालीनता का बेटा मतलब होता है खुद में गुम रहना, खुद में गुम रहना, है ना, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अपने ही आप में गुम रहना। कह रहा है स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है ना। फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। कह रहा है कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता या अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। यानी कि सामान्यतः जो स्वालीनता होती है कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है। फिर भी क्या होता है स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करने की समर्थ कर सकते हैं जिसका अध्यापिका सदुपयोग करती है। ठीक है, यानी कि कहाँ गया ऑप्शन, अभी मैंने बताया था आपको, व्यापक तथ्यात्मक क्या होती है, जानकारी का प्रतिधारण करती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।